दाऊद सबसे बड़ा भगोड़ा, सबसे खतरनाक अपराधी, देश का सबसे बड़ा दुश्मन, मोस्ट वांटेड आतंकी। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये सारे नाम एक ही शख्स के हैं और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। वो अंडरवर्ल्ड डॉन जिसके हाथ सैकड़ों भारतीयों के खून से रंगे हैं। वो गुनहगार जिसने 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया। वो खूंखार आतंकी जिसने आईएसआई और हाफिज सईद के साथ मिलकर रची थी 26/11 हमले की साजिश। वो दाऊद जो पिछले 30 सालों से खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो भगोड़ा जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश पर साजिश कर रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी की टीम इंडिया ने कर ली है दाऊद को दबोचने की पूरी तैयारी। देश विदेश में चौतरफा कसने लगा है देश के इस दुश्मन के खिलाफ शिकंजा। दिल्ली से दुबई तक, कराची से लंदन तक अपने ही फैलाए जाल में फंसता जा रहा है दाऊद। इस जाल से बच पाना दाऊद के लिए नामुमकिन है। देखिए पीएम मोदी का मिशन दाऊद। देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक के बाद एक दाऊद के धंधों और उसके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब बारी है खुद दाऊद की। दाऊद को दबोचने की रणनीति बन रही है कच्छ के रण में। पाकिस्तान की सरहद से लगा ये वो इलाका है जहां आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल देश के आला पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी बैठक में बन रही है दाऊद को वापस भारत लाने की योजना। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दाऊद की कमान संभाल रखी है एनएसए अजीत डोभाल ने, जो कि दाऊद के पुराने दुश्मन है। और इस हाई प्रोफाइल बैठक में और क्या हुआ है ये हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर को 60 साल का हो रहा है। दाऊद की बर्थडे पार्टी के शानदार जश्न की जमकर तैयारियां चल रही हैं। पार्टी की सारी तैयारियां खुद छोटा शकील और अनीस इब्राहिम ने संभाली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद की बर्थडे पार्टी पाकिस्तान में ही किसी गुप्त ठिकाने पर हो रही है। उधर पाकिस्तान में छिपा दाऊद अपने बर्थडे की तैयारियों में मशगूल है, तो सरहद के इस पार गुजरात के कच्छ के रण में चल रही थी एक बेहद खास और हाई लेवल बैठक। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई राज्यों के पुलिस महानिदेशक शामिल थे। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहर से आने वाले खतरों पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में उठा वो नाम जो देश का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो नाम था दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है? दाऊद के खिलाफ हमारे पास क्या और कैसे सबूत हैं? दाऊद को दबोचने के लिए हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में सार्क देशों की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हो तो उनके सामने भगोड़े दाऊद इब्राहिम का मुद्दा उठाएं और उसे भारत को सौंपने की मांग करें। सूत्रों के मुताबिक कच्छ के रण में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में दाऊद से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों पर चर्चा हुई। इन्हीं सबूतों के आधार पर पाकिस्तान से दाऊद के मुद्दे पर आगे की बातचीत होनी है। साथ ही साथ दाऊद को वापस भारत लाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दरअसल सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर खुफिया ऑपरेशन के जरिए दाऊद को मारने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार का पूरा जोर अब कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से दाऊद को भारत वापस लाने पर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जब वो सार्क देशों की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलें तो उनके पास दाऊद के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत हों जिन्हें पाकिस्तान नकार न पाए। उसके पास दाऊद को सौंपने के सिवाय कोई दूसरा चारा न रहे। बैठक में इस मुद्दे पर जोर दिया गया कि सार्क देशों की बैठक से पहले खुफिया एजेंसियां दाऊद के खिलाफ और पुख्ता सबूत जुटाएं जिनसे ये साबित किया जा सके कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। बैठक में शामिल तमाम राज्यों के आला अफसरों से कहा गया कि वो अपने राज्य में दाऊद के खिलाफ दर्ज मामलों और उसके गुनाहों की बारीकी से पड़ताल करें। साथ ही दाऊद के खिलाफ तमाम सबूतों को डॉजियर के रूप में केंद्र सरकार को सौंपे
ताकि इन सबूतों को पाकिस्तान के सामने बातचीत की मेज पर रखकर भारत सरकार पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की मांग कर सके। कच्छ के रण में डीजीपी की बैठक की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति साफ कर दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि छोटा राजन के बाद दाऊद इब्राहिम को वापस लाना हमारे एजेंडे में टॉप पर है। छोटा राजन को भारत लाने के बाद दाऊद को पकड़ना हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दाऊद की शुरुआत उनके गद्दी पर बैठने के साथ ही हो गई थी। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। डोभाल को पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों की बहुत गहरी जानकारी है। खुफिया एजेंसी में अपने कार्यकाल के दौरान अजीत डोभाल ने कई साल पाकिस्तान में बिताए हैं। डोभाल को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि वह पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं और उनकी इसी काबिलियत के कायल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि पीएम मोदी के ज्यादातर विदेश दौरों पर एनएसए अजीत डोभाल भी साथ होते हैं। इन विदेश दौरों पर डोभाल का एक ही मकसद होता है कि दाऊद और उसके साम्राज्य का खात्मा। अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ यूएई के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने यूएई सरकार को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा डॉजियर भी सौंपा था। इस डॉजियर में यूएई और दुबई में दाऊद के धंधों और उसके ठिकानों की पूरी जानकारी थी। पीएम मोदी के यूएई दौरे के बाद वहां की सरकार ने दाऊद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। यूएई ने दाऊद की बेनामी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूएई ने दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है। कुछ दिन पहले बैंकॉक में भी भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल दाऊद के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे थे। डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर जंजुआ को दाऊद का डॉजियर भी दिया। ये किसी से छिपा नहीं है कि दाऊद अपने पूरे खानदान के साथ पाकिस्तान में छिपा हुआ है। हमारी खुफिया एजेंसियां दाऊद के पाकिस्तान में होने के दर्जनों सबूत सौंप चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार यही रटा रटाया जवाब देता है कि दाऊद उनके मुल्क में नहीं है। बैंकॉक में हुई एनएसए स्तर की बातचीत में भी डोभाल ने दाऊद को भारत को सौंपने की मांग की। जो डॉजियर डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए को सौंपा था, उसकी एक कॉपी IBN-7 के पास भी मौजूद है। पाकिस्तान को सौंपे दाऊद के नए डॉजियर के मुताबिक पाकिस्तान में दाऊद के 10 से ज्यादा ठिकाने हैं। इनमें से ज्यादातर इस्लामाबाद और कराची में है। डॉजियर के मुताबिक दाऊद ने अपना सबसे नया मकान कराची के नूरियाबाद इलाके में खरीदा है और फिलहाल वो यहीं कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। ऐसा नहीं है कि भगोड़ा दाऊद खुद पर कसते शिकंजे से वाकिफ नहीं। दाऊद की हवा तो उसी दिन से खराब है जिस दिन से अजीत डोभाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। उसी दिन से दाऊद को अपने मारे जाने का डर सता रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसी डर के चलते दाऊद ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना भी बदल लिया है और अब वो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की कड़ी सुरक्षा के बीच कराची के पहाड़ी इलाके में रह रहा है। दरअसल डोभाल से दाऊद के डरने की पुख्ता वजह भी है। 2005 में अजीत डोभाल ने दुबई में दाऊद को मारने की फूल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी। अमेरिका के खुफिया केबल्स के आधार पर विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2005 में दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना बनाई थी। दाऊद की बेटी से जावेद मियादाद के बेटे की शादी के वक्त डॉन पर हमले का प्लान तैयार था। इसे अंजाम पहुंचाना था छोटा राजन के साथी विकी मल्होत्रा को। आईबी इस मिशन में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, बल्कि मिशन की देखरेख का जिम्मा करीब 5 महीने पहले रिटायर हुए अजीत डोभाल के हाथों में था। लेकिन ऐन वक्त पर किसी ने इस सीक्रेट मिशन की जानकारी लीक कर दी। खबरों के मुताबिक दाऊद को मारने की प्लानिंग करने के सिलसिले में एक दिन जब अजीत डोभाल और विकी मल्होत्रा दिल्ली में थे, तभी मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने हत्या के आरोप में मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया और दाऊद को मारने की योजना खटाई में पड़ गई। उस दिन के बाद से आज तक दाऊद के दिल से डोभाल का डर नहीं गया है। वो जानता है कि जब तक डोभाल एनएसए के पद पर हैं, उसकी जान हर पल खतरे में है। और शायद अजीत डोभाल को 10 साल पहले अपने फूल प्रूफ प्लान के नाकाम होने की टीस है और वो चाहते हैं कि हर हालत में दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। शायद यही वजह है कि अजीत डोभाल जहां भी जाते हैं, दाऊद को तबाह करने के मिशन में जुटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN-7। दाऊद इब्राहिम यानी वो शख्स जो हर वक्त हमारे मुल्क को तबाह करने की साजिश रचता रहता है। देश में नकली नोटों के कारोबार में भी दाऊद शामिल है। खुफिया एजेंसियों की माने तो नकली नोटों का काला धंधा पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत में फैलाया जाता है। डी कंपनी के एजेंट ढाका के काजीपारा, मीरपुर, गबतुली और गुलशन में फैले हुए हैं और यहीं से जाली नोटों से हुई काली कमाई कराची और लाहौर में बैठे दाऊद और उसके गुर्गों तक पहुंचाई जाती है। हैरान करने वाली खबर यह है कि दाऊद के इस काले धंधे में बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग की सेकंड सेक्रेटरी फरीना अरशद भी शामिल है। साथ ही पाक उच्चायोग का एक और कर्मचारी भी आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया है। देखिए खास रिपोर्ट।
भारत में नकली नोटों का नेटवर्क फैलाने के पीछे मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ही शैतानी दिमाग है। उसके एजेंट बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं, जिसकी मदद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत बांग्लादेश सीमा के पास मालदा में 29 नवंबर को गिरफ्तार मजरूल रहमान, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। BSF ने इस शख्स को 18 लाख के नकली नोटों के साथ पकड़ा था। दाऊद के एजेंट मजरूल से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली। उसकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही बांग्लादेश के जासूसों ने ढाका एयरपोर्ट से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई करोड़ रुपए भारतीय नकली नोट बरामद हुए। उस गिरोह में एक पाकिस्तानी भी था जिसका नाम था अब्दुल्ला उर्फ सलीम। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हुई गिरफ्तारियों में पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल्ला का पकड़ा जाना एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी थी। तमाम एजेंटों से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भारत में जाली नोटों का जाल फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि देश का गद्दार दाऊद इब्राहिम ही है। ये भी पता चला कि दाऊद की डी कंपनी का नेटवर्क न केवल मालदा तक सीमित है बल्कि पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में भी सक्रिय है। जांच से पता चला कि बांग्लादेश के चांदपुर का रहने वाला अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ कराची चला गया था। यहां उसकी मुलाकात डी कंपनी के असलम चौधरी से हुई, जिसके बाद उसने भारत में नकली नोटों को स्मगलिंग करने का कारोबार शुरू कर दिया। भारत में नकली नोट फैलाने के लिए बांग्लादेश डी कंपनी के लिए बेहद सुरक्षित रूट है। आगे की पूछताछ में अब्दुल्ला ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। पिछले 6 सालों में बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज रूट से मालदा में कई हजार करोड़ के नकली नोट पहुंचाए गए हैं। इसे डी कंपनी के इकबाल काना उर्फ आदिस इकबाल मलिक भाई की देखरेख में अंजाम दिया गया, जो लाहौर के शालीमार गेट के रहने वाले हैं। नकली नोटों की तस्करी से जुड़ने वाले एक एक एजेंट की पड़ताल मलिक भाई खुद करते थे। इसकी छपाई नेपाल और बांग्लादेश में होती थी और इतना ही नहीं, नकली भारतीय नोट लाहौर और कराची में भी छापे जाते हैं। अब्दुल्ला के अलावा जो 5 और एजेंट गिरफ्तार हुए, उनके मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले बिना पासपोर्ट वाले ऐसे बांग्लादेशी जो वापस अपने वतन लौटना चाहते हैं, उन्हें डी कंपनी में भर्ती किया जाता है। फिर दाऊद के गुर्गे उन्हें पाक से बाहर निकालने के लिए बाकायदा बांग्लादेश के उच्चायोग से संपर्क साधते हैं। इसके बाद वो ट्रक में नकली भारतीय नोट भरकर ग्रीन चैनल के जरिए डी कंपनी और ISI की मदद से ढाका एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। NIA के मुताबिक नकली नोटों का स्टॉक मालदा में शिवगंज और दौलतपुर में रखा जाता था। यहां उसकी निगरानी सद्दाम शेख नाम का एक व्यक्ति करता था। यहीं पर डी कंपनी के एजेंट इन नकली नोटों को व्यापारियों में बांटते थे। 45,000 रुपये असली नोट के बदले उन्हें 1 लाख रुपया नकली नोट दिया जाता था। NIA ने एक ब्रिटिश महिला समेत बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े कुछ मुस्लिम पत्रकारों की भी पड़ताल की। एजेंसी के रडार में आई ये ब्रिटिश महिला करोड़ों के शारदा घोटाले में फंसे सुदीप्तो सेन के अखबार में काम करती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो बलात्कार के आरोप में 69 दिनों तक जेल में रहा। ये शख्स बांग्लादेश के अलावा मलेशिया, दुबई समेत कई पश्चिमी देशों में भी जा चुका है। दोनों को जमातुल मुजाहिदीन का एजेंट माना जा रहा है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में कई नेताओं का संरक्षण मिलता है। इसी एजेंट से भारी मात्रा में नकली नोट मिले, जिसे लेकर वो रिश्वत के तौर पर पुलिस थाने गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर मचे बवाल की। आज दिल्ली में इंडिया गेट के पास निर्भया के माता पिता ने प्रदर्शन किया। उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन में ABVP कार्यकर्ता भी जुटे। ये लोग दोषी को फांसी की मांग कर रहे थे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद वो यहां डटे रहे, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उधर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने गुनहगार की रिहाई का आदेश दे दिया है, लेकिन वो फिलहाल NGO की निगरानी में ही रहेगा। ये गहमा गहमी है ज्योति उर्फ निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ। यह हंगामा बरपा है निर्भया के दोषी की आजादी के विरोध में। इंडिया गेट पर निर्भया के माता पिता प्रदर्शन के लिए पहुंचे, मगर वहां पुलिस ने धारा 144 लगा दी। प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी।
निर्भया के माता पिता, एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहीं पास में राजपथ पर धरने पर बैठ गए। हालात देखते हुए पुलिस ने निर्भया के माता पिता और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हमारी ये मांग है कि हम उम्र को न देखते हुए जो जैसा क्राइम करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वैसा कानून बनाया जाए। एक हफ्ता पहले छोड़ दिया गया था, मैं क्या करूं? सरकार को अगर नहीं समझ आ रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इधर प्रदर्शन हो रहा था, उधर खबर आई कि नाबालिग दोषी को रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त वो एनजीओ की निगरानी में रहेगा। इससे पहले शनिवार शाम को मजनू का टीला इलाके में जुवेनाइल होम के बाहर प्रदर्शन करने पर भी पुलिस ने निर्भया के माता पिता को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया उससे कई सवाल खड़े हो गए। क्या बेटी के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है? शनिवार देर रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल चीफ जस्टिस के घर पहुंची और नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की, मगर रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में मंडे को जब ये हियरिंग होगी तो न्याय हमारे फैसले में होगा, और ये सिर्फ हमारा न्याय नहीं है, ये निर्भया का न्याय नहीं है, सिर्फ ये देश की सारी निर्भयाओं का न्याय है। इससे पहले शनिवार को खबर आई कि नाबालिग दोषी को तिहाड़ जेल से किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसी आशंका थी कि उसकी रिहाई के मौके पर लोग हंगामा कर सकते हैं। इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। 18 साल की बजाय 16 साल वाले को भी बालिग करने वाला कानून था, उसको भी कांग्रेस की इस जिद के कारण संसद नहीं चली, इस कारण से वो पास नहीं हो पाया। बजाय इसके कि इस पर कोई कदम उठाए जाएं, मोदी सरकार ने कल एक बहुत दुखद घटना में हमारी उस बेटी के परिवारजनों, माता और पिता को और नौजवानों को जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि किशोर न्याय परिषद ने 28 जनवरी 2013 को अपने फैसले में नाबालिग को वयस्क मानकर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था। निर्भया गैंगरेप एक ऐसा केस है जिससे पूरा देश हिल गया था। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं और लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। यही वजह है कि शायद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें दोषी के पूरी सजा काट लेने के बाद भी उसकी रिहाई को लेकर पुरजोर विरोध हो रहा है। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करेंगे। इन नेताओं में आशुतोष कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा के नाम शामिल हैं। जेटली के मुताबिक इन नेताओं ने उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ झूठे और अपमानजनक टिप्पणी की। इस बीच डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कई दावे किए हैं। विकीलीक्स फॉर इंडिया की तरफ से तैयार ऑडियो वीडियो स्टिंग में बीजेपी सांसद ने कई आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डीडीसीए को बीसीसीआई की तरफ से स्टेडियम और संघ के विकास के लिए जो पैसा मिला था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। कीर्ति आजाद के मुताबिक कंपनियों को टेंडर देने से पहले कोई भी टेंडर नहीं दिया गया। उन्होंने फंड में हुए फर्जीवाड़े की डीआरआई और ईडी से जांच की मांग की है। उधर दिल्ली सरकार ने डीडीसीए मामले में जांच आयोग का ऐलान कर दिया है। अभी तक कहा गया कि फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज हैं। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी लॉ बोर्ड में जो उसके मानक के अधिकार उसके मुताबिक उसके ऊपर कंपाउंडिंग हो जाती है। जो मैंने LIC शुरू में कहा था, लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, कि आपने करोड़ों की हेराफेरी की और हजारों में कंपाउंडिंग करा दी। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरुण जेटली का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जेटली बेहद ईमानदार छवि वाले हैं जिस पर उन्हें गर्व है। इससे पहले यूपीए के वक्त भी आरोप लगे थे लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। पहले भी यूपीए की सरकार में सीरियस फ्रॉड ऑफिस के द्वारा इंक्वायरी हुई थी, उसने उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया। अब बाकी जो आरोप लगे हैं, डीडीसीए अपना एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया है, उसमें देखेंगे। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से इस पूरे विषय को जो उठाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उन लोगों ने से भी कहूंगा
कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे या लड़ने का दावा करते थे, वो आज भ्रष्टाचार में लगे हुए कुछ पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही इंडिया 9 बजे का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBN 7।